एपिसोड 77। मैं जिंदगी भर प्यार करना चाहता था। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबी रामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अब आगे अल्पविराम। ये सुनते ही नव्या के कदम रुक गए और वो सरकास्टिक होकर बोली, क्या तुम वाकई मुझसे ये बात पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ दिल से खुश हूं या नहीं? क्या तुम्हें मुझे देखकर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ दिल से खुश नहीं हूं? आखिर तुमने मुझे किस तरह से खुश रखा है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। जब से मैं यहाँ आई हूं तब से तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ दी है। खुश रखना तो दूर की बात है, तुम्हारे पास आकर मैंने हंसना छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से हंसूं और किस तरह से अपने दिल को खुश रखूं। सिर्फ रोने के अलावा और कुछ मुझे नसीब नहीं हुआ। ये कहते हुए वो गुस्से से वहां से सीधे कमरे की तरफ चली गई। विधांत उसकी ये सारी बातें बस गुस्से से सुनता रह गया और फिर वो वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में विद्युत ने अपनी कार खन्ना इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। गुरूर कार से बाहर निकलते हुए बोली, विद्युत तुम दोबारा उस नव्या से बात मत करना और वैदेही से भी दूर रहना। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी और तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, फिर हम साथ में डिनर करेंगे, ओके? ये सुनकर विद्युत ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, और तुम उस आरव से दूर रहोगी। अगर तुम उसके जरा भी करीब गई तो तुम जानती हो आगे क्या होगा। ये सुनकर गुरूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे पूरी तरह दूर रहूंगी। जिसके बाद वो वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। वहीं विद्युत उसे जाते हुए देखता रहा। तभी फ्रंट सीट पर बैठे गार्ड को उसने घूरते हुए कहा, इस पूरी खन्ना बिल्डिंग के आसपास मेरे गार्ड्स लगा दो और उस आरव खन्ना पर अपनी नज़र रखो और उसके पीछे भी गार्ड्स लगा दो। ये सुनकर उस गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गया और फिर विद्युत की कार सीधे वालिया इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ शेखावत पैलेस में इस वक्त रजनीश अपने कमरे में था और वो बार बार गेट की तरफ ही देख रहा था। तभी दरवाजा खुला और वैदेही अंदर की तरफ आने लगी। वैदेही को देखते ही रजनीश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे पास आओ। वैदेही ये सब देखकर गुस्से से बोली, तुम्हें पता भी है मेरे साथ उस घर में क्या क्या हो रहा है? ये सुनकर रजनीश रुक गया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस घर को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, लेकिन पता नहीं तुम्हें उस विद्युत में क्या ऐसा दिखाई दे रहा है जो तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और अब यहाँ पर मेरे सामने रोने का ड्रामा मत करना, क्योंकि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर उसने फिर से अपनी बाहें फैला दी। वही वैदेही ये सब सुनकर अपने आंसू बहाते हुए बोली, रजनीश तुमने कभी मेरी फिक्र नहीं की, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी से मतलब था। तुमने बस इस्तेमाल किया है मेरा। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है कि वहाँ वो गुरूर मेरे साथ कितना बुरा सलूक करती है। तुमने कहा था कि तुम उसे मार दोगे, लेकिन अभी तक तुमने उसका कुछ भी नहीं किया। आखिर तुम क्या कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओगे या नहीं, या फिर मैं इंडिया छोड़कर चली जाऊं, जहां पहले थी वहीं पर रहूं? ये सारी बातें सुनकर रजनीश गुस्से से अपनी जगह से उठा और वैदेही की बाहों को पकड़ते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो तुमने क्यों मेरी बात नहीं सुनी? क्यों उसके पास रह रही हो? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? मैंने तो तुमसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें अपने इस पैलेस की महारानी बना दूंगा। तभी ये सुनकर वैदेही गुस्से से दांत भींचते हुए बोली, तुम सिर्फ मुझे इस पैलेस की महारानी बनाओगे, लेकिन विद्युत मुझे पूरे मैसूर की महारानी बनाएगा। तुम्हें पता भी है विद्युत वालिया क्या इंसान है? अगर एक बार मेरी उसके साथ शादी हो गई तो फिर मैं तुम्हारी भी जिंदगी पूरी तरह बना दूंगी। लेकिन तुमने आज तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की पड़ी हुई है। ये कहकर उसने गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी रजनीश ने उसे सीधे बेड पर पटक दिया और बोला, कितने वक्त से मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। अब जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो सीधे उसके ऊपर आ गया और वैदेही बस गुस्से से उसे मना करती रह गई, लेकिन रजनीश उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इधर दूसरी तरफ गुरूर जब ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आई तब सामने ही उसे असिस्टेंट दिखाई दिया। असिस्टेंट गुरूर को देखते ही बोला, मैडम बॉस आपका केबिन में इंतजार कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द केबिन में चले जाए। ये सुनते गुरूर के भाव बदल गए। उसने कहा, मैं उस आरव के पास नहीं जाऊंगी, अगर उसे मुझसे काम है तो वो खुद मेरे पास आए। ये कहकर वो सीधे अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई। वहीं असिस्टेंट ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए टॉप फ्लोर पर चला गया। इधर गुरूर अपना काम कर रही थी। अभी कुछ देर ही बिता था कि पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद के पास बुलाने की? तुम मेरी नौकर हो, तुम्हें खुद मेरे पास आना चाहिए। उस आवाज को सुनते ही गुरूर एक पल के लिए चौंक गई और तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी। गुरूर दूसरे पल पीछे मुड़कर देखने लगी, जहां इस वक्त आरव खड़ा था।
आरव को देखते ही गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, देखो मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी कोई भी जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहाँ काम करने आ रही हूँ और मैं यहाँ सिर्फ काम करूंगी। तभी आरव गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे केबिन में आओगी, लेकिन तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ शांति से काम करने दूंगा, वो भी मुझे इग्नोर करके? ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसने गुरूर के हाथों से वो फाइल ले ली। गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, आरव ये क्या कर रहे हो? तुम बॉस बनने लायक नहीं हो। अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका जवाब में आरव टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारा बॉस हूं और मैं तुम्हें अपने केबिन में देखना चाहता हूं। मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने गुस्से के साथ गुरूर के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर लेकर जाने लगा। ये देखते ही गुरूर ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, जस्ट लीव मी। लेकिन आरव उसे खींचते हुए अंदर लेकर जा रहा था। तभी गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे हस्बैंड ने तुम्हें गोली मारी, क्या अभी भी तुम्हें चैन नहीं है? जो अब इस तरह की जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? ये सुनते ही आरव के चलते कदम रुक गए। वो गुस्से से पीछे मुड़ा और बोला, तुम्हारे पति ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसकी सजा उसे मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। ये कहते हुए वो उसे खींचने लगा, लेकिन तभी गुरूर ने गुस्से के साथ आरव को खुद से दूर धक्का दिया और बोली, अगर तुम मेरे करीब आए तो फिर विद्युत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है विद्युत ने मुझे ऐसे ही तुम्हारे पास भेज दिया? उसने आसपास गार्ड्स लगाए हुए हैं और वो मेरी जासूसी कर रहा है। अगर उसे गलती से भी पता चला कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है तो तुम जान से जाओगे। ये सुनते ही आरव के कदम रुक गए और वो आसपास देखते हुए बोला, क्या उस इंसान ने ये सब किया है? इसके जवाब में गुरूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे पति मुझे ऐसे आसानी से यहाँ आने देंगे? विद्युत मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती कर सकते हो। इसलिए सलीके से रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये कहते हुए उसने आरव को दूर धक्का दे दिया और वापस अपने डेस्क पर चली गई। वहीं आरव ये सब सुनकर गुस्से से दांत पीसकर बोला, सबसे पहले मुझे तुमसे ही निपटना होगा। ये कहते हुए वो वहां से अपने केबिन की तरफ गुस्से के साथ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ वालिया इंडस्ट्रीज में इस वक्त विद्युत किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था। उसके सामने ही वैभव बैठा था और वैभव एक टक विद्युत को घूरे जा रहा था। विद्युत के हाथ में फाइल थी और वो इस वक्त फाइल पढ़ रहा था। लेकिन तभी वैभव ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? हमारी डील एक हफ्ते तक चलने वाली थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर तुम इंडिया क्यों वापस आ गए? तुम्हें पता है ना वहाँ हमारे डील होने वाली थी। इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, आरव खन्ना यहाँ आ चुका है और वो इस वक्त उसे टारगेट कर रहा है। ये सुनते ही वैभव हैरानी के साथ बोला, क्या आरव खन्ना? जहाँ तक मुझे याद है ये वही है ना जो तुमसे ऑस्ट्रेलिया की एक मीटिंग में मिला था और वहाँ पर उसने तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहा था और वहाँ तुम दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। क्या मैं सही हूँ? क्या ये वही आरव खन्ना है? इसके जवाब में विद्युत ने दांत पीस कर कहा, हाँ ये वही आरव खन्ना है और अब ये वापस आ गया है। मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ क्योंकि ये उसे टारगेट कर रहा है और ये उसे अपनी बनाना चाहता है। ये सुनते ही वैभव हैरानी के साथ बोला, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्या वाकई आरव इस हद तक गिरने की कोशिश कर रहा है? उसे पता है जबकि गुरूर तुम्हारी बीवी है, तुम अब उसके बारे में क्या सोच रहे हो? इसके जवाब में विद्युत ने गुस्से के साथ फाइल को टेबल पर पटक दिया और बोला, मैं उस आरव खन्ना को सबक सिखाऊंगा और उसे मौत के घाट उतारूंगा क्योंकि मैं अपनी बीवी के आसपास ऐसे लड़कों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वैभव ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। अभी के लिए हमें उस डील पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो डील हमें मिल गई तो हमें बहुत फ़ायदा होगा और आरव खन्ना भी इस फील्ड को पाना चाहता है। इस तरह से तुम उसे बिजनेस में भी हरा सकते हो। ये सुनकर विद्युत ने सर्द आवाज में कहा, लेकिन मुझे अपनी बीवी को उससे दूर करना है। इसके जवाब में वैभव ने कहा, तुम जरूर ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें अपनी डील पर ध्यान देना होगा। इसके जवाब में अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही किसी ने दरवाजा झटके के साथ खोला और गुस्से से अंदर आते हुए बोला, विद्युत वालिया, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? उस आवाज को सुनते ही वैभव तुरंत गेट की तरफ देखने लगा। वहीं विद्युत बिना किसी भाव के साथ गेट को घूरने लगा जहां इस वक्त शौर्य खड़ा था। शौर्य को देखकर वैभव ने ना समझी में कहा, शौर्य तुम यहाँ अचानक से? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? तभी शौर्य गुस्से के साथ विद्युत की तरह बढ़ते हुए बोला, विद्युत क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तो फिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? ये कहकर उसने विद्युत की कॉलर को पकड़ लिया।
वैभव ये देखकर तुरंत हड़बड़ी के साथ बोला, शौर्य क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि विद्युत तुम्हारा दोस्त है? तभी शौर्य गुस्से के साथ बोला, नहीं, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसने दोस्त होने की कोई लिमिट नहीं छोड़ी, ये मेरा दोस्त बनने लायक नहीं है। मैं इसे दोस्ती कब का तोड़ चुका हूं, लेकिन इसे मुझे जवाब देना होगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। तभी विद्युत ने उसके हाथ को अपनी कॉलर से छुड़ा लिया। शौर्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, विद्युत जवाब चाहिए मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या हासिल हुआ तुमको ये सब करके? तभी इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। तभी शौर्य गुस्से के साथ दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली? अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? और इतने वक्त से जब वो लापता थी तो तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? जबकि तुम्हें उसके बारे में सब पता था। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? साफ साफ बताओ मुझे, ये धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है? वैभव ने जैसे ही ये सब सुना वो शॉक्ड हो गया और शॉक्ड होकर विद्युत को देखते हुए बोला, क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विद्युत, क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई हो? तभी विद्युत ने उसे देखते हुए बिना किसी भाव के साथ कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता और मैं अभी वो किसी को बताना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं वो टॉपिक ओपन नहीं करना चाहता। ये सुनते ही शौर्य फिर से चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया के मसीहा हो? तुमने मेरे साथ गलत किया विद्युत, मैंने अपने प्यार को खो दिया। उस प्यार को जिसे मैं जिंदगी भर प्यार करना चाहता था, और सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे भाई ने भी मुझे धोखा दिया। तुम दोनों भाई जैसे हो, तुम दोनों भाइयों के बीच सौतेलेपन जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम दोनों भाइयों ने अपनी असली औकात दिखा दी। तभी विद्युत ने इस बार सर्द लहजे के साथ कहा, शौर्य तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं तुम्हें जब बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? इसके जवाब में शौर्य ने कहा, क्योंकि मुझे समझना ही नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों मेरी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी बीवी बनाकर अपने घर में रखा? आखिर क्यों? जवाब तो मुझे, और तुम्हारी बीवी कहाँ थी? क्या उसे इसके बारे में पता नहीं चला? उसे पता चलेगा कि तुम किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ एक रूम शेयर कर रहे हो, तब उस पर क्या बीतेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे धोखा दे रहे हो? और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दो एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो? कहीं तुम प्ले बॉय तो नहीं हो? तभी एक जोर का पंच शौर्य के मुंह पर आकर लगा। शौर्य की आवाज एकदम से बंद हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 78। तुम्हारी अंदर इतना स्टेमिना नहीं कि मुझे सेटिस्फाइड कर सको। अब आगे। इसके जवाब में विद्युत ने गुस्से के साथ फाइल को टेबल पर पटक दिया और बोला, मैं उस आरव खन्ना को सबक सिखाऊंगा और उसे मौत के घाट उतारूंगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी के आसपास ऐसे लड़कों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वैभव ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। अभी के लिए हमें उस डील पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो डील हमें मिल गई तो हमें बहुत फायदा होगा, और तो और आरव खन्ना भी इस फील्ड को पाना चाहता है। इस तरह से तुम उसे बिजनेस में भी हरा सकते हो। ये सुनकर विद्युत ने सर्द आवाज में कहा, लेकिन मुझे अपनी बीवी को उससे दूर करना है। इसके जवाब में वैभव ने कहा, तुम जरूर ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें अपनी डील पर ध्यान देना होगा। इसके जवाब में अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही किसी ने दरवाजा झटके के साथ खोला और गुस्से से अंदर आते हुए बोला, विद्युत वालिया, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? उस आवाज को सुनते ही वैभव तुरंत गेट की तरफ देखने लगा। वहीं विद्युत बिना किसी भाव के साथ गेट को घूरने लगा जहां इस वक्त शौर्य खड़ा था। शौर्य को देखकर वैभव ने ना समझी में कहा, शौर्य तुम यहाँ अचानक से? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? तभी शौर्य गुस्से के साथ विद्युत की तरह बढ़ते हुए बोला, विद्युत क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तो फिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? ये कहकर उसने विद्युत की कॉलर को पकड़ लिया। वैभव ये देखकर तुरंत हड़बड़ी के साथ बोला, शौर्य क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि विद्युत तुम्हारा दोस्त है? तभी शौर्य गुस्से के साथ बोला, नहीं, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसने दोस्त होने की कोई लिमिट नहीं छोड़ी, ये मेरा दोस्त बनने लायक नहीं है। मैं इसे दोस्ती कब का तोड़ चुका हूं, लेकिन इसे मुझे जवाब देना होगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। तभी विद्युत ने उसके हाथ को अपनी कॉलर से छुड़ा लिया। शौर्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, विद्युत जवाब चाहिए मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या हासिल हुआ तुमको ये सब करके? तभी इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया।
तभी शौर्य गुस्से के साथ दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली? अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? और इतने वक्त से जब वो लापता थी तो तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? जबकि तुम्हें उसके बारे में सब पता था। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? साफ साफ बताओ मुझे, ये धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है? वैभव ने जैसे ही ये सब सुना वो शॉक्ड हो गया और शॉक्ड होकर विद्युत को देखते हुए बोला, क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विद्युत, क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई हो? तभी विद्युत ने उसे देखते हुए बिना किसी भाव के साथ कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता और मैं अभी वो किसी को बताना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं वो टॉपिक ओपन नहीं करना चाहता। ये सुनते ही शौर्य फिर से चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया के मसीहा हो? तुमने मेरे साथ गलत किया विद्युत, मैंने अपने प्यार को खो दिया। उस प्यार को जिसे मैं जिंदगी भर प्यार करना चाहता था, और सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे भाई ने भी मुझे धोखा दिया। तुम दोनों भाई जैसे हो, तुम दोनों भाइयों के बीच सौतेलेपन जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम दोनों भाइयों ने अपनी असली औकात दिखा दी। तभी विद्युत ने इस बार सर्द लहजे के साथ कहा, शौर्य तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं तुम्हें जब बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? इसके जवाब में शौर्य ने कहा, क्योंकि मुझे समझना ही नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों मेरी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी बीवी बनाकर अपने घर में रखा? आखिर क्यों? जवाब तो मुझे, और तुम्हारी बीवी कहाँ थी? क्या उसे इसके बारे में पता नहीं चला? उसे पता चलेगा कि तुम किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ एक रूम शेयर कर रहे हो, तब उस पर क्या बीतेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे धोखा दे रहे हो? और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दो एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो? कहीं तुम प्ले बॉय तो नहीं हो? तभी एक जोर का पंच शौर्य के मुंह पर आकर लगा। शौर्य की आवाज एकदम से बंद हो गई। एक तेज पंच शौर्य के मुंह पर आकर लगा। शौर्य 2 कदम पीछे हुआ और गुस्से के साथ बोला, क्यों? क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा? लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी किया, उसे देखकर मुझे तो यही लगता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तभी विद्युत ने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा था कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया और इससे उसका भी फायदा होने वाला है। ये सुनकर शौर्य गुस्से के साथ अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, तुम किस फायदे की बात कर रहे हो विद्युत? आखिर ऐसा कौन सा फायदा हो रहा है? और अब इसमें मेरे लिए क्या अच्छा हुआ? वो तो मेरी नहीं रही, वो तो अब तुम्हारे भाई की बीवी बन चुकी है। इस पर विद्युत के भाव नहीं बदले और वो इसी तरह बिना एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें उस पर यकीन करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी गलती है। ये सुनकर शौर्य के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, इसमें मेरी गलती है? सीरियसली, इसमें मेरी कहाँ से गलती है, क्या तुम मुझे बताओगे? इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, तुमने उस पर यकीन नहीं किया, जबकि तुम उससे प्यार करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यकीन करना। जब इंसान प्यार में होता है तो उसे सबसे पहले सामने वाले इंसान पर यकीन करना सीखना चाहिए, जो कि तुमने नहीं किया, और इसी वजह से वो तुमसे दूर हो गई। ये सुनकर शौर्य पूरी तरह चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। लेकिन तभी वैभव ने उन दोनों को देखते हुए कहा, देखो तुम दोनों जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि अभी के लिए तुम दोनों को शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ चुकी है, और अगर इस तरह से लड़कर तुम दोनों काम करोगे तो हम कभी उस सच तक नहीं पहुंच सकते जिसे ढूंढने के लिए हम सब ने प्लान किया था। ये सुनकर शौर्य गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए बोला, तुम किस प्लान की बात कर रहे हो? अब कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं समझ चुका हूं आगे क्या होने वाला है। आगे मैं जिंदगी भर अकेला रहने वाला हूं, क्योंकि मेरा प्यार किसी और का हो चुका है, और अब हम चाहकर भी कुछ नहीं करने वाले। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम चाहकर भी उसे नहीं अपना सकते, क्योंकि अब वो तुमसे खुद ही प्यार नहीं करेगी, इसलिए उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये सुनकर शौर्य के कदम रुक गए। वो गुस्से से विद्युत की तरफ मुड़ा और बोला, विद्युत, क्या तुम वाकई ये बात कह रहे हो कि मैं उसे भूल जाऊं और आगे बढ़ूं? आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं भला इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकता हूं? मैं पिछले 3 सालों से उसे प्यार करता आ रहा हूं, और अब अचानक से उसे भूल जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विद्युत ने कहा, समझदारी इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ और मूव ऑन करो, वरना आगे चलकर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये कहकर उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। शौर्य ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और वहां से बाहर जाते हुए बोला, विद्युत, तुमने जिस भी वजह से ये सब कुछ किया है, उस वजह को मुझे जल्द से जल्द बता देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया, और उसके जाने के बाद वैभव विद्युत को देखते हुए बोला, विद्युत, तुम्हें एटलीस्ट शौर्य से तो इसके बारे में बता देना चाहिए था। तुमने कितना गलत किया बेचारे के साथ, वो तुम्हारा दोस्त था। विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने उसे इसके बारे में बताने का सोचा था, लेकिन वो उस वक्त मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, और जो मेरी बातों पर गौर नहीं करता और इग्नोर करता है उसे आखिर में यही सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर वो अपना काम करने लगा। वहीं वैभव ये सब कुछ सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट विद्युत, तुम्हें जो समझ आ रहा है तुम वो करो। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ अब तक शाम हो गई थी। शाम के वक्त गुरूर जल्दबाजी के साथ अपना बैग पैक करने लगी और ऑफिस बिल्डिंग से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी रास्ते में उसे आरव खन्ना दिखाई दिया। आरव को देखते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन तभी आरव ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम तो यहाँ मुझे देखकर अपना रास्ता बदल रही हो। ये सुनकर गुरूर के कदम रुक गए। उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कहकर वो जाने को हुई, लेकिन तभी आरव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ को पकड़ते ही वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यू नो वॉट, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए, मैं तुम्हें उस विद्युत वालिया से भी ज़्यादा खुश रखूँगा। आखिर वो तुम्हें क्या देता होगा? सिर्फ एक घर और गाड़ी और सिर्फ कुछ रातों की खुशी, लेकिन मैं तुम्हें 10 गाड़ियाँ, 10 घर और 1000 रातों की खुशी दूंगा। मेरे पास आ जाओ। ये सारी बातें गुरूर गौर से सुन रही थी। तभी उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम आखिर क्या हो मेरे लिए? ये सुनकर आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जान बन सकता हूँ। ये सुनकर गुरूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने स्टेमिना पर कुछ ज़्यादा ही यकीन है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे जिस तरह से विद्युत मुझे करता है? खुद के स्टेमिना पर ऐसे सवाल सुनकर आरव के भाव बदल गए। वो गुस्से के साथ बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी मर्दानगी पर सवाल नहीं। इसके जवाब में गुरूर ने भी हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुम तो कुछ ही वक्त में आउट हो जाओगे, और विद्युत सारी रात चलता है और वो सुबह भी आउट नहीं होता। मैं तो सुबह भी उसकी बाहों में सोई रहना चाहती हूँ। जितना सेटिस्फाई वो मुझे करता है इस दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान मुझे नहीं कर सकता। इसलिए तुम अपने आप को मेरे हस्बैंड के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। ये कहकर वो आरव का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई, और वही आरव ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दांत पीस कर कहा, गुरूर, तुम्हारे अंदर वाकई अपने नाम की तरह बहुत गुरूर है, और अगर मैंने तुम्हारे इस गुरूर को चूर चूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी आरव खन्ना नहीं। तुमने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया ना, अब देखो मैं किस तरह से तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हूँ। ये कहकर आरव गुस्से के साथ वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त वालिया पैलेस में सुष्मिता और नीलेश जी बैठे हुए थे। तभी सुष्मिता जी नीलेश जी को देखते हुए बोली, पापा, मुझे क्या लगता है एक बार हमें ललित भाई साहब से बात करनी चाहिए, और जो उन्होंने गुरूर और विद्युत को अलग करने की जिद ठानी हुई है उसके लिए उन्हें समझाना चाहिए। ये सुनकर नीलेश जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है भाई साहब इसके लिए मान जाएंगे? आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करने वाले हैं, बल्कि अब तो विद्युत उन्हें समझा सकता है। मैंने सोच लिया है, आज जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसे ठाकुर पैलेस भेज दूंगा, जिससे वो वहाँ जाकर सबसे बात कर सके। ये सुनकर सुष्मिता जी ने भी अपना सिर हिला दिया। तभी उन्हें कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी, और कुछ ही देर में गुरूर विद्युत के हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए उसके साथ अंदर की तरफ आए। विद्युत और गुरूर को एक साथ इस तरह देखकर नीलेश की और सुष्मिता जी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और नीलेश जी ने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विद्युत के कदम रुक गए और उसने नीलेश जी को देखते हुए कहा, क्या बात करनी है दादाजी? इसके जवाब में नीलेश जी ने कहा, बेटा, दरअसल मुझे ये कहना था कि तुम्हें एक बार ठाकुर पैलेस जाना होगा और वहां पर ललित भाई साहब से खुद से सामने से बात करनी होगी। ये सुनते ही विद्युत कुछ कहता उससे पहले ही गुरूर ने कहा, लेकिन क्यों? अब वो दादाजी से क्या बात करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुझे उनके घर पर छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? देखिए, अगर आप सब ऐसा सोच रहे हैं तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं विद्युत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ विद्युत के साथ रहूंगी। सुष्मिता जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो इसलिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सको, और हम इसलिए विद्युत को वहाँ भेज रहे थे जिससे कि विद्युत वहाँ जाकर ललित भाई साहब से सामने से बात कर सके और उन्हें समझा सके कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों ही अलग नहीं होंगे। ये सुनकर अब गुरूर शांत हो गई, और वहीं विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, अगर आप सब ऐसा चाहते हैं तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ये कहकर उसने गुरूर के हाथ को छोड़ दिया और बोला, तुम मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी गुरूर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको विद्युत, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, वहाँ अलीशा है और मैं तुम्हें अकेले इस तरह से नहीं जाने दे सकती। उसकी ये बात सुनते ही सब हैरान हो गए। वहीं विद्युत के कदम भी अपने आप रुक गए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 79, यू आर सो क्यूट। अब आगे। अब तक शाम हो गई थी।
शाम के वक्त गुरूर जल्दबाजी के साथ अपना बैग पैक करने लगी और ऑफिस बिल्डिंग से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी रास्ते में उसे आरव खन्ना दिखाई दिया। आरव को देखते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन तभी आरव ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम तो यहाँ मुझे देखकर अपना रास्ता बदल रही हो। ये सुनकर गुरूर के कदम रुक गए। उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कहकर वो जाने को हुई, लेकिन तभी आरव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ को पकड़ते ही वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यू नो वॉट, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए, मैं तुम्हें उस विद्युत वालिया से भी ज़्यादा खुश रखूँगा। आखिर वो तुम्हें क्या देता होगा? सिर्फ एक घर और गाड़ी और सिर्फ कुछ रातों की खुशी, लेकिन मैं तुम्हें 10 गाड़ियाँ, 10 घर और 1000 रातों की खुशी दूंगा। मेरे पास आ जाओ। ये सारी बातें गुरूर गौर से सुन रही थी। तभी उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम आखिर क्या हो मेरे लिए? ये सुनकर आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जान बन सकता हूँ। ये सुनकर गुरूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने स्टेमिना पर कुछ ज़्यादा ही यकीन है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे जिस तरह से विद्युत मुझे करता है? खुद के स्टेमिना पर ऐसे सवाल सुनकर आरव के भाव बदल गए। वो गुस्से के साथ बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी मर्दानगी पर सवाल नहीं। इसके जवाब में गुरूर ने भी हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुम तो कुछ ही वक्त में आउट हो जाओगे और विद्युत सारी रात चलता है और वो सुबह भी आउट नहीं होता। मैं तो सुबह भी उसकी बाहों में सोई रहना चाहती हूँ। जितना सेटिस्फाई वो मुझे करता है इस दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान मुझे नहीं कर सकता। इसलिए तुम अपने आप को मेरे हस्बैंड के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। ये कहकर वो आरव का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई और वही आरव ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दांत पीस कर कहा, गुरूर, तुम्हारे अंदर वाकई अपने नाम की तरह बहुत गुरूर है, और अगर मैंने तुम्हारे इस गुरूर को चूर चूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी आरव खन्ना नहीं। तुमने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया ना, अब देखो मैं किस तरह से तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हूँ। ये कहकर आरव गुस्से के साथ वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त वालिया पैलेस में सुष्मिता और नीलेश जी बैठे हुए थे। तभी सुष्मिता जी नीलेश जी को देखते हुए बोली, पापा, मुझे क्या लगता है एक बार हमें ललित भाई साहब से बात करनी चाहिए और जो उन्होंने गुरूर और विद्युत को अलग करने की जिद ठानी हुई है उसके लिए उन्हें समझाना चाहिए। ये सुनकर नीलेश जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है भाई साहब इसके लिए मान जाएंगे? आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करने वाले हैं, बल्कि अब तो विद्युत उन्हें समझा सकता है। मैंने सोच लिया है आज जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसे ठाकुर पैलेस भेज दूंगा जिससे वो वहाँ जाकर सबसे बात कर सके। ये सुनकर सुष्मिता जी ने भी अपना सिर हिला दिया। तभी उन्हें कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही देर में गुरूर विद्युत के हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए उसके साथ अंदर की तरफ आए। विद्युत और गुरूर को एक साथ इस तरह देखकर नीलेश की और सुष्मिता जी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और नीलेश जी ने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विद्युत के कदम रुक गए और उसने नीलेश जी को देखते हुए कहा, क्या बात करनी है दादाजी? इसके जवाब में नीलेश जी ने कहा, बेटा, दरअसल मुझे ये कहना था कि तुम्हें एक बार ठाकुर पैलेस जाना होगा और वहां पर ललित भाई साहब से खुद से सामने से बात करनी होगी। ये सुनते ही विद्युत कुछ कहता उससे पहले ही गुरूर ने कहा, लेकिन क्यों? अब वो दादाजी से क्या बात करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुझे उनके घर पर छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? देखिए, अगर आप सब ऐसा सोच रहे हैं तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं विद्युत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ विद्युत के साथ रहूंगी। सुष्मिता जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो इसलिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सको, और हम इसलिए विद्युत को वहाँ भेज रहे थे जिससे कि विद्युत वहाँ जाकर ललित भाई साहब से सामने से बात कर सके और उन्हें समझा सके कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों ही अलग नहीं होंगे। ये सुनकर अब गुरूर शांत हो गई और वहीं विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, अगर आप सब ऐसा चाहते हैं तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ये कहकर उसने गुरूर के हाथ को छोड़ दिया और बोला, तुम मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी गुरूर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको विद्युत, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, वहाँ अलीशा है और मैं तुम्हें अकेले इस तरह से नहीं जाने दे सकती। उसकी ये बात सुनते ही सब हैरान हो गए। वहीं विद्युत के कदम भी अपने आप रुक गए। गुरूर की बात सुनकर विद्युत के चलते कदम रुक गए और वही बाकी सब भी गुरूर को हैरानी से देखने लगे। तभी सुष्मिता जी ने कहा, बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अलीशा तुम्हारी बहन है, वो विद्युत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, वो मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, तो फिर मैं उससे अपना रिश्ता क्यों जोड़ूं? और मैंने उसकी आंखों में विद्युत के लिए कुछ इमोशंस देखे हैं, और मैं एक लड़की हूं और मैं सामने वाली लड़की की आंखों में इमोशंस को देखकर समझ सकती हूं कि वो क्या चाहती है।
मुझे अच्छे से पता है वो मेरे विद्युत को चाहती है और मैं अपने विद्युत को अकेले उस घर में नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगी। ये कहकर वो आगे आए और उसने विद्युत के हाथ को पकड़ लिया और मासूमियत के साथ बोली, क्या तुम अपनी बीवी को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? विद्युत कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर उसके गाल को खींचते हुए बोला, तुम काफ़ी ज़्यादा शैतान हो गई हो। ये सुनकर गुरूर मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें दूसरों के साथ नहीं करती। तुम्हारे साथ मुझे बचपना करने का दिल करता है। ये सुनकर विद्युत भी मुस्कुरा दिया और पीछे मुड़कर नीलेश जी और सुष्मिता जी को देखते हुए बोला, आप दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इसे वहाँ से अपने साथ ही लेकर आऊँगा। आई नो आप सब किस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। ये सुनकर नीलेश जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम समझ रहे हो कि मैं किस लिए गुरूर को जाने नहीं देना चाहता। मुझे डर है कि कहीं गुरूर को वो सब वही ना रोक ले। ये सुनकर सुष्मिता जी ने भी डरते हुए कहा, हाँ गुरूर बेटा, मेरी बात मानो, तुम वहाँ मत जाओ क्योंकि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, वो तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ रोक लेंगे। तभी इसके जवाब में गुरूर ने कहा, आंटी दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं विद्युत के साथ ही वापस आऊँगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। इधर उनके जाने के बाद सुष्मिता जी ने नीलेश जी की तरफ देखकर कहा, क्या आपको वाकई लगता है कि ये दोनों साथ में वापस आएंगे? पता नहीं क्यों पर मुझे डर लग रहा है। नितेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, देखना विद्युत जरूर उसे लेकर आएगा। जिसके बाद सुष्मिता जी ने अपना सिर हिला दिया और फिर तभी वहां पर वैदेही आते हुए बोली, क्या अभी विद्युत यहाँ आया था? मैंने उसकी आवाज़ सुनी, कहाँ चला गया वो? इसके जवाब में नीलेश जी ने कहा, विद्युत आया था लेकिन वो कुछ देर पहले ही गुरूर के साथ उसके घर चला गया। ये सुनते ही वैदेही ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और बोली, कोई बात नहीं, मैं उसके वापस आने के बाद उससे बात कर लूंगी। तभी सुष्मिता जी ने कहा, लेकिन बेटा क्या कोई इंपॉर्टेंट काम था तुम्हें? इसके जवाब में वैदेही ने कहा, नहीं, मुझे बस विद्युत से कुछ जानना था, ऑफिस से रिलेटेड। ये कहकर वो वहां से चली गई और सुष्मिता जी वैदेही को देखकर कुछ सोचते हुए नीलेश जी से बोली, आपको नहीं लगता कि वैदेही की भी अब शादी हो जानी चाहिए? देखिए, मैं जानती हूँ कि वैदेही बचपन से विद्युत से प्यार करती आ रही है और उसने ये भी सोचा था कि वो विद्युत से शादी करेगी, लेकिन जैसा कि अब आप जानते हैं कि विद्युत और गुरूर एक हो चुके हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि अब वैदेही के लिए भी हमें एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। इसके माँ बाप नहीं है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी शादी करके इसे एक अच्छे घर में भेज दें जहाँ ये जिंदगी भर खुश रहे। ये बात नीलेश जी के दिमाग में आते ही उन्होंने भी जल्दी से कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी इसके बारे में सोच रखा था, लेकिन इन सब परेशानियों की वजह से मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। लेकिन अब तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया है, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा एब्रॉड से पढ़ाई करके आया है और उसने यहाँ बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी सेटअप कर लिया है। मुझे लगता है वैदेही और उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, मैं उन दोनों को मिलाने के बारे में सोचता हूँ। ये सुनकर सुष्मिता जी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारी वैदेही की भी शादी होगी और उसके बाद फिर विधांत रह जाएगा, उसके बाद हम विधांत की अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे। विधांत की बात सुनकर नीलेश जी ने कहा, लेकिन वो लड़का है कहाँ इतने दिनों से? पहले हमें ये तो पता चले, क्या तुमने उसके पास एक बार भी कॉल किया, उससे पूछा कि वो घर कब तक वापस आएगा अपने बिजनेस ट्रिप से? ये सुनकर सुष्मिता जी ने कहा, हाँ मैंने उसके पास कॉल किया था और मैंने उसे घर आने के लिए भी कहा था, तो उसने कहा था कि वो 2 दिनों बाद आएगा और शायद वो कल तक घर वापस आ जाए। ये सुनकर नीलेश जी ने अपना सिर हिला दिया और फिर सुष्मिता जी ने वापस से कहा, मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से विधांत के पास कॉल कर लेना चाहिए और उससे पूछ लेना चाहिए कि वो कब तक वापस आएगा। ये सुनकर नीलेश जी ने भी अपना सिर हिला दिया। इधर दूसरी तरफ मुंबई विला में इस वक्त नव्या रूम की साफ सफाई कर रही थी, लेकिन तभी रूम का दरवाज़ा खुला। नव्या ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो इसी तरह अपना काम करती रही। तभी विधांत उसकी तरफ आया और उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ा दिया। ये देखकर नव्या ने ना समझी में कहा, ये क्या है विधांत? इसके जवाब में विधांत ने कहा, तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आऊं। ये सुनते ही नव्या ने उस चॉकलेट बॉक्स को देखा तो वाकई वो उसकी फेवरेट चॉकलेट थी। उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट है? तभी विधांत ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि मैं विधांत वालिया हूँ, मुझसे कोई भी बात छुप नहीं सकती तुम्हारी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो। ये कहकर उसने उसके हाथ से वो डस्टिंग गैजेट ले लिया और उसके हाथ में चॉकलेट दे दी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से विधांत ऐसा क्यों कर रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, विधांत सच सच बताओ तुम्हारे इरादे क्या हैं?
तुम जरूर इसके बदले कुछ ना कुछ करना चाहते हो ना। ये सुनते ही विधांत के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, और मुझे चॉकलेट देने के बहाने से कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं जब मर्जी चाहूं तब तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और इसे चुपचाप खा लो। ये सब कहकर वो वहां से बाहर जाने लगा। वहीं नव्या काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, वो अभी भी उस चॉकलेट के बॉक्स को ही देखे जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये विधांत को आज क्या हो गया? इसने मुझे चॉकलेट क्यों दी है? कहीं इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं है? क्योंकि ये बहुत शातिर है, मैं इसके ऊपर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकती। लेकिन ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है और मैंने इतने वक्त से ऐसा कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मुझे ये खाने का दिल कर रहा है। ये कहकर उसने ना चाहते हुए भी चॉकलेट बॉक्स से एक चॉकलेट का पीस निकाल लिया और उसे खाने लगी। विधांत जो गेट के पास रुका था, उसे चॉकलेट खाते देख उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और फिर तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन रिंग करने से नव्या भी चौंक गई और गेट की तरफ देखने लगी। विधांत ने कॉल पिक किया और बोला, ये छोटी मॉम कैसी हैं आप? उधर से सुष्मिता जी की आवाज़ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो और तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कब खत्म होगी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था कि तुम जब एब्रॉड से पढ़ाई करके वापस आओगे तो तुम यहाँ से दूर कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अब तुम फिर से यहाँ से चले गए। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तभी इसके जवाब में विधांत ने एक नज़र नव्या को घूरा और फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, छोटी मॉम, मैं कल मैसूर आने वाला हूँ और आप सबके लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूँ। आप सब तैयार रहिएगा इस सरप्राइज के लिए। इसी के साथ विधांत ने कॉल कट कर दिया। वहीं नव्या, जिसने अभी चॉकलेट अपने मुंह में रखी ही थी, विधांत की ये बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी, एपिसोड 80 अनटाइटल्ड चैप्टर। आज मेरी बहन की शादी है इसलिए ऐसे चैप्टर आया है, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। अब आगे। उस आवाज़ को सुनते ही मियारा और द्विज दोनों के कदम एक साथ रुक गए और वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखने लगे, जहां इस वक्त मलंग गुस्से के साथ खड़ा द्विज को घूर रहा था। तभी मियारा ने मलंग को देखते हुए कहा, अंडरस्कोर चाचू, आप यहाँ कब आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तभी मलंग ने द्विज को घूरते हुए कहा, अंडरस्कोर, उस लड़के के हाथ को छोड़ दो। ये सुनकर मियारा को कुछ समझ नहीं आया। उसने द्विज के हाथ को देखा और मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोर, लेकिन क्यों? ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर मैं इसे क्यों छोड़ूं? तभी मलंग आगे बढ़ा और वो मियारा को जबरदस्ती द्विज के हाथ से छुड़ाते हुए बोला, अंडरस्कोर, ये लड़का मुझे कुछ सस्पाइसियस लग रहा है। तुम्हें इसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम लड़कों से दूर रहोगी, तो फिर तुमने लड़कों से दोस्ती क्यों की? ये कहकर मलंग ने उसे अलग कर दिया। लेकिन तभी मियारा ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्कोर चाचू, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे दूर नहीं रहूंगी। वो बिल्कुल मेरी तरह है, उसे मेरे साथ चलने दो। ये कहते हुए वो सीधे द्विज के पास आए और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी द्विज ने भी मुंह फुलाते हुए कहा, अंडरस्कोर मियाला, क्या ये तुम्हारे चाचू है? पल ये तो बहुत बुले हैं। ये सुनते ही मलंग की भाव बदल गए। वो द्विज को घूरते हुए बोला, अंडरस्कोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है? उसके जवाब में द्विज ने भी गुस्से के साथ कहा, अंडरस्कोर, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। मासी कहती है, जो हमें रिस्पेक्ट दे उसे ही हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर मलंग अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्कोर, व्हाट डिड यू मीन? तुम्हारी मासी क्या इसी तरह के मैनर्स से बातें सिखाती है? अपनी मासी के बारे में ये शब्द सुनते ही द्विज भड़क गया और उसने गुस्से के साथ अपने पंच को दिखाया और बोला, अंडरस्कोर, अगर आपने मेरी मासी को कुछ भी कहा तो मैं आपको पंच कर दूंगा। ये सुनकर मलंग ने कहा, अंडरस्कोर, ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हें ऐसी मैनर्स सिखाती है? तभी मियारा ने कहा, अंडरस्कोर, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल मेरी तरह है, मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। मैं उसे अपने साथ टेडी बेयर के पास लेकर जा रही हूँ और वो मेरे लिए टेडी बेयर चूज करेगा। ये कहकर उसने फिर से द्विज को हाथ को पकड़ लिया और उसे लेकर जाने लगी। लेकिन तभी मलंग ने मियारा को रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर मियारा, इस तरह से तुम नहीं जा सकती। मैंने मना किया ना कि तुम किसी अनजान से बात नहीं करोगी, तो फिर तुमने इससे दोस्ती कब कर ली? तभी ये सुनकर मियारा ने चिढ़कर कहा, अंडरस्कोर, ये मुझे अभी अभी नहीं मिला, बल्कि इससे तो मैं पहले भी पार्क में मिल चुकी हूँ और पार्क में ही हमारी दोस्ती हुई थी, इसलिए मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे इसके साथ खेलने दीजिए। लेकिन मलंग के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो गुस्से के साथ द्विज को ही घूरे जा रहा था, तो वही द्विज भी घूर रहा था। तभी द्विज ने मुंह फुलाकर कहा, अंडरस्कोर, मैं अपनी मासी से आपकी शिकायत करूंगा। ये सुनकर मलंग अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्कोर, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मासी से डर जाऊंगा?
इसके जवाब में द्विज ने कहा अंडरस्को, मासी से सभी डरते हैं और आप भी डर जाओगे। मेरी मासी बहुत स्ट्रांग है, वो आपको सबक सिखाएंगे और आपको पनिश भी करेगी, क्योंकि आपने द्विज को परेशान किया है। ये सुनकर मलंग ने कहा अंडरस्को, लेकिन मैंने तुम्हें कब परेशान किया? मैं तो तुम्हें बस अपनी भतीजे से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ और उससे तुम दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने वापस से मियारा को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन तभी मियारा ने गुस्से के साथ कहा अंडरस्को, चाचू आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरे फ्लेट के पास से मुझे इस तरह से दूर कर रहे हैं? आप क्यों उसे डला रहे हैं? मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, प्लीज़ मिलने दीजिए ना। तभी तो द्विज ने भी मियारा को देखते हुए कहा अंडरस्को, मियारा तुम्हारे चाचू बहुत बुरे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारी फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। ये सुनते ही मियारा और भी ज़्यादा भड़क गई और अपसेट होते हुए बोली अंडरस्को, चाचू मुझे अभी के अभी अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है, आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर उसने तुरंत मलंग को उससे दूर कर दिया और वो वापस से द्विज को लेकर वहां से जाने लगी। तभी मलंग ये सब देखकर अपने दांत पीते हुए बोला अंडरस्को, कौन है ये लड़का? और उसी वक्त असिस्टेंट में कहा अंडरस्को, बॉस एक कॉल आई हुई है, आप पहले ही सेटिंग कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। ये कहकर असिस्टेंट ने तुरंत फ़ोन आगे कर दिया। मलंग में बिना किसी भाव के फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया। इधर दूसरी तरफ दिल जब वापस उस एरिया में आई तो वो आसपास देखने लगी। आसपास उसे द्विज कहीं दिखाई नहीं दिया, जिसे देखकर दिल ने घबराते हुए कहा अंडरस्को, द्विज कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं पर मेरा इंतजार करने के लिए कहा था। ओह गॉड, उसे तो अभी यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर वो यहाँ खो गया तो मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? ये कहकर वो तुरंत पूरे गेमिंग जोन एरिया के आसपास द्विज को ढूंढने लगी, लेकिन उसे द्विज कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दिया। दिल ने घबराते हुए कहा अंडरस्को, ओह नो, मुझे उसे आज हॉस्पिटल भी लेकर जाना था और द्विज मुझे मिल भी नहीं रहा है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, मुझे द्विज को किसी भी हालत में ढूंढना होगा, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ये कहते हुए दिल तुरंत दूसरे एरिया के तरफ गई और द्विज को ढूंढने लगी, लेकिन द्विज उसे कहीं नहीं मिल रहा था। तभी दिल ने गुस्से के साथ दांत पीसकर कहा अंडरस्को, ये सारी गलती मलंग की है। अगर ये लड़का इस तरह से मुझे परेशान ना करता तो ऐसा कुछ भी ना होता। इस लड़के ने मुझे परेशान किया, इसलिए मुझे इतना देर हो गया और अब मेरा द्विज मिल नहीं रहा है। सब्सक्राइब टू टोबिरामा संजू नॉवल स्टोरी।